जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो सीएचओ और जो राजस्थान सीएचओ है हमारा और जो एमपी सीएचओ है, उन सब के क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे कि कौन-कौन से उन उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन-कौन से पूछे जाने हैं। ठीक है? तो आज के क्लास में हम चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हिच कैथेटर यूज्ड फॉर द ब्लैडर इरिगेशन कि ब्लैडर इरिगेशन के लिए कौन सा कैथेटर का यूज किया जाता है। देखो कैथेटर बहुत सारे होते हैं लेकिन स्पेसिफिक होता है ब्लैडर इरिगेट करना होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ब्लैडर इरिगेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो कौन सी समझनी है बच्चों की ब्लैडर इरिगेशन का मतलब क्या होता है। तो ब्लैडर इरिगेशन का मतलब मैंने आपको काफी क्लासेस में बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है कि टू वॉश आउट। इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि टू वॉश आउट, किसी को धो देना क्या कहलाता है, किसी भी चीज को धो देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ब्लैडर की बात करी गई है, तुम किसको धोएंगे बच्चों यहाँ पे कि ब्लैडर को धोने का काम कौन करेगा। ब्लैडर को धोने का काम करते हैं उसको कहते हैं ब्लैडर इरिगेशन। तो उसमें कौन से कैथेटर का यूज करेंगे कि फॉलिस का करेंगे, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर करेंगे या मेलकॉट कैथेटर करेंगे, कॉन्डम कैथेटर का करेंगे। फटाफट से आंसर देंगे। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि फॉलिस जो कैथेटर होता है इसका यूज होता है, ये डबल ल्यूमेन होता है। इसमें क्या होते हैं, दो ल्यूमेन होते हैं जो कि एक जो ल्यूमेन होता है वो हमारे बैलून को फुलाने के लिए, फिक्स करने के लिए काम में आता है। दूसरा जो ल्यूमेन होता है उसका हम यूरिन से ड्रेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यूरिन उसके अंदर ड्रेन होता है। आगे बात समझ में। तो इसका जो यूज होता है वो पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन यूज करे जाने वाला कैथेटर कौन सा है, तो आपको बता देना है कि सर फॉलीज कैथेटर इज द मोस्ट कॉमन यूज कैथेटर होता है। अब मैं आपसे बात करूंगी सर ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर क्या होता है। कि सर ट्रिपल ल्यूमेन जो कैथेटर होता है वो किसके लिए करते हैं, कि सर हम किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, हमारे ब्लैडर इरिगेशन के लिए हम यूज जो करते हैं वो ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर को यूज किया जाता है। कैसे करते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, देखो एक तो होता है कि सर हमें बैलून को फुलाने के लिए होता है। क्या होता है सर कि हमें बैलून को फुलाना होता है, दूसरे से हम यूरिन को निकालते हैं और तीसरे से हम इरिगेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं। ब्लैडर को इरिगेशन क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि सर ब्लैडर को इरिगेट क्यों किया जाता है, क्यों धोया जाता है। इसके तीन चार कारण हो सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ब्लॉकेज देखने को मिलता है, आपको अगर ब्लैडर के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलता है, सर ब्लॉकेज का पता कैसे लगेगा कि अंदर ब्लॉकेज है। कि भैया यूरिन का कम आएगा, पेशेंट को यूरिन कम आएगा और यूरिन कम कितने से आएगा कि सर लेस देन 30 ml पर आवर से कम देखने को मिलता है। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा प्रयास हम करके देख सकते हैं कि इसको फ्लश कर दें, इसको वॉश कर दें, ताकि अगर कोई जमा हुआ होगा तो वो एक साथ बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में, पहली बात तो ये हो सकती है। अगर कोई दूसरी कंडीशन है कि सर पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है किसी पेशेंट का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोल्ड सलाइन हम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोल्ड जो नॉर्मल सलाइन होता है उसको फ्रिज में रख के हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को चढ़ा सकते हैं और उससे क्या होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, बहुत बढ़िया। कि सर यहाँ पे इरिगेशन के लिए हम जब भी यूज करते हैं वो ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर का यूज करते हैं। अब मेलकॉट कैथेटर क्या होता है सर, कि सर मेलकॉट जो कैथेटर होता है इसको मशरूम कैथेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं बच्चों, मशरूम कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। मशरूम कैथेटर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मशरूम कैथेटर भी इसको बोला जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मशरूम और मेलकॉट कैथेटर जो होता है उसका यूज हम सुपरा प्यूबिकली करते हैं। सुपरा प्यूबिकली हम करते हैं। सर सुपरा प्यूबिकली का मतलब क्या होता है, सुप्राप्यूबिकली क्यों करते हैं, सुप्राप्यूबिकली का मतलब होता है कि सपोज दैट कोई पेशेंट आपके पास आया, एक्सीडेंट का केस है, आपको पॉलिश लगाना है, आपको पॉलिश लगाना है लेकिन उसका जो पेनिस है वो डैमेज हो चुका है। उसका पेनिस जो है वो क्या हो गया बच्चों, डैमेज हो गया है। अब डैमेज पेनिस के अंदर तो आप पॉलिश घुसा नहीं सकते, आप कोई भी कैथेटर घुसा नहीं सकते कि सर बिल्कुल नहीं घुसा सकते, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा होता है कि हम एब्डोमेन के थ्रू इसको घुसा दें। कि सर ऊपर से छेद बना के एब्डोमेन से ऊपर घुसा के इसको डायरेक्ट हम ब्लैडर के अंदर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें और वहां से हम यूरिन को निकाल लें। उस कंडीशन को कहते हैं मेलकॉट कैथेटर। उस कंडीशन के अंदर कौन सा कैथेटर काम में आता है बच्चों, मेलकॉट कैथेटर काम में आता है।
क्या मेरी बात समझ में आई? आप गूगल करके देखोगे, आपको इमेज पता लग जाएगी कैसे-कैसे ये देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आई मेलकॉट कैथेटर के बारे में, कि मेलकॉट या मेसरूम कैथेटर क्या होता है? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंदर, कौन-सा, कि नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए कौन सा कैथेटर का यूज किया जाता है? तो आपको ये भी बताना है कि सर नेफ्रोस्टोमी ड्रेनेज के लिए हम कौन से कैथेटर का यूज करते हैं, कि सर मेलकॉट कैथेटर का यूज किया जाता है। अब हमारा चौथा नंबर कौन सा बचा, कि सर हमारा कॉन्डोम कैथेटर के बारे में बता दीजिए, कॉन्डोम कैथेटर क्या होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है बच्चों, कॉन्डोम कैथेटर पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कॉन्डोम कैथेटर किसे कहते हैं। कि कॉन्डोम कैथेटर उसे कहा जाता है, देखो पहली बात तो इसे ईएमसी के नाम से भी जाना जाता है। ईएमसी का मतलब होता है एक्सटर्नल मेल कैथेटर, इसको एक्सटर्नल मेल कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं, इसको डायरेक्ट पेनिस के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे इसको डायरेक्ट उसके ऊपर पेनिस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसकी खास बात होती है इसको 24 आवर्स के अंदर चेंज करना पड़ता है। इसको 24 आवर्स के अंदर चेंज करना पड़ता है, और हर आधे घंटे के अंदर, हर 30 मिनट के अंदर आपको पेनिस की पेटेंसी को चेक करना होता है। पेनिस की पेटेंसी को चेक किस लिए करना होता है, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई को अल्टर्ड कर सकता है। क्योंकि जब पेनिस पे चढ़ाते हैं तो ये टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद ये क्या काम करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई को अल्टर्ड कर सकता है, ब्लड सप्लाई को रोक सकता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हर 30 मिनट में पेनिस की पेटेंसी को चेक करना होता है, पेशेंट से पूछना होता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। तो उसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्डोम कैथेटर का यूज करते हैं। आगे मेरी बात समझ में, बहुत कम यूज होता है, और इसका यूज करने से इन्फेक्शन के सोर्सेस भी कम हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि एक्सटर्नल है। इंटरनल हम कोई चीज का यूज कर ही नहीं रहे, तो इन्फेक्शन भी कम हो जाता है यहाँ से। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो विच यूरिनरी कैथेटर इज यूज्ड ओनली इन मेल पेशेंट, कि मेल पेशेंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मेल पेशेंट के अंदर कौन सा कैथेटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन दिमाग से करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फॉलीज, सर फॉलीज तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम मेल के अंदर भी कर सकते हैं और फीमेल के अंदर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि सर अभी अभी आपने बताया कि मोस्ट कॉमन यूज होता है इसका, और पोस्ट ऑप वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, और हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा कैथेटर है, तो आपको फॉलिस कैथेटर के नाम पे जाना है। ईएमसी, सर आपने अभी बताया हमें, ईएमसी को हमने बोला, ईएमसी को हमने बोला कि सर कॉन्डोम कैथेटर, क्या बोला, कि सर कॉन्डोम कैथेटर होता है। लेकिन जो कॉन्डोम कैथेटर आपने बताया कि सिर्फ इसको मेल के अंदर चढ़ा सकते हैं या फीमेल के अंदर भी, कि सर ये तो सिर्फ मेल के पेनिस पे ही चढ़ सकता है। क्या कर सकता है, क्योंकि इसकी शेप उसी हिसाब से बनी हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर चढ़ने वाला एकमात्र कौन सा कैथेटर होता है बच्चों, कौन सा होता है, तो आपको बताना है ईएमसी होती है। ईएमसी या कॉन्डोम कैथेटर के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पीजर कैथेटर क्या होता है, सर पीजर कैथेटर जो होता है वो मेलकॉट की तरह होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सुप्रा प्यूबिक इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो होल होता है इसका, इसका जो होल होता है वो स्मॉल होता है। ये मतलब कम ड्रेनेज करता है, हम कह सकते हैं कि ये बच्चों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। के 90 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपके पास एक पेशेंट है और आपको उसका ड्रेन निकालना है, और आपको उसका सिर्फ यूरिन बाहर निकालना है, उसको परमानेंटली कैथेटर नहीं लगाना है, तो आप के 90 का यूज करोगे। क्यों, के 90 जो होता है वो स्ट्रेट कैथेटर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेट स्ट्रेट कैथेटर के नाम से जानते हैं। और मैं बात करूं कि इसको सिर्फ यूरिन ड्रेन करना होता है, क्या करते हैं, इसके यूरिन ड्रेनेज के लिए काम में आता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिन ड्रेनेज के लिए काम में आने वाला कौन सा कैथेटर है, कि सर के 90 कैथेटर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चारों के चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए एकदम, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। भैया यूरिनरी कैथेटर की मोस्ट कॉमन साइज क्या होने वाली है, क्या 20 फ्रेंच होने वाली है, क्या 16 फ्रेंच होने वाली है, 10 होने वाली है, या 8 होने वाली है। मैंने अब जब आपको फुल लेक्चर के अंदर बताया था, जब मैंने आपको, मेरे फुल लेक्चर्स भी हैं F1 के, जो आप वहाँ देख सकते हो जाके, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ईटी की साइज, ईटी को आप 2 से गुना करोगे तो आपको किस किस की साइज देखने को मिल जाएगी, सर फॉलीज कैथेटर की, कि सर
हम कह सकते हैं कि यूरिनरी कैथेटर की साइज देखने को मिल जाएगी, ठीक है, एनजी ट्यूब की साइज देखने को मिल जाएगी और चेस्ट ट्यूब की साइज देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो, कैसा करते हो, चेस्ट ट्यूब की साइज नहीं देखने को मिलेगी आपको, फॉलिस और सक्शन ट्यूब की साइज देखने को मिलेगी। कितना? सक्शन ट्यूब की साइज आपको देखने को मिल जाएगी। ईटी की साइज क्या होती है सर? नॉर्मल की सर 7.5 हम यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो 8 इंटू 2 करोगे तो कितना आंसर आता है कि सर 16 फ्रेंच निकल के आता है। कितना निकल के आता है बच्चों? 16 फ्रेंच निकल के आता है। 16 फ्रेंच हमारे मोस्ट कॉमन साइज होती है फॉलिस कैथेटर की, और 16 ही फ्रेंच हमारे एनजी ट्यूब की होती है, और 16 ही फ्रेंच हमारे किसकी होती है? सक्शन कैथेटर की साइज की ट्यूब होती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अगर मैं E2 इंटू 4 करता हूँ, ET इंटू 4 करता हूँ, तो किसकी साइज आती है निकल के? सर चेस्ट ट्यूब की साइज निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? चेस्ट ट्यूब की साइज निकल के आ जाती है। तो सर आपने बताया कि सर 8 होता है या 7.5 हम मान सकते हैं, तो हमने यस को गुना किया, इसका तो 32 आंसर आया। तो 32 फ्रेंच की जो चेस्ट ट्यूब होती है वो मोस्ट कॉमन यूज होती है। अगर हम कह सकते हैं कि सर 7.5 से आप अगर 32 नहीं दिया है तो आपको 30 फ्रेंच पे आंसर टिक करना है बच्चों। क्या करना है? 30 फ्रेंच पे आंसर टिक करना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको सारी की सारी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ईटी की साइज याद रखनी है, बाकी जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या मेरी बात आपको आप तक पहुंची, आपको समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। तो 16 नंबर जिसका भी आंसर दिया है जिसने भी, उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर फीमेल के अंदर क्या साइज होने वाली है, तो आपको बताना है कि 14 फ्रेंच की जो साइज होती है वो फीमेल के अंदर यूज होती है। आ गई मेरी बात समझ में? कि सर इंसर्शन कितना होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर इंसर्शन कितना करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। कितना कितना करते हैं? कि सर इसके अंदर तो 7 से 9 सेंटीमीटर तक घुसा देते हैं, और इसके अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। किसको? हमारे फॉलीज कैथेटर को। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सॉल्यूशन is used to inflate the balloon of urinary catheter? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सॉल्यूशन का आप यूज करते हो जब बैलून फुलाते हो ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ? कि जैसे ही आप यूरिनरी कैथेटर आपने लगा दिया, फॉलिस कैथेटर आपने लगा दिया, उसको फिक्स करने के लिए जो आप बैलून को फुलाते हो, बैलून को आप फुलाते हो तो किस वाटर का यूज करते हो? स्टेराइल वाटर का करते हो, या नॉर्मल सलाइन का करते हो, या आरएल करते हो, या कोई भी फ्लूइड आपको दे दो तुरंत कर दोगे आप? देखो यहाँ पे किसी भी फ्लूइड का तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। आरएल का भी इसके अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि आरएल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उसका भी हमें यूज नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको क्या रखना है? सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको अगर दे रखा है तो आपको डिस्टिल वाटर की तरफ जाना है। अगर दूसरी प्रायोरिटी पे जाना है तो आपको नॉर्मल सलाइन की तरफ जाना है। तो नॉर्मल सलाइन का मतलब क्या है? कि सर नॉर्मल सलाइन को पहली प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा गया? देखो, नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या होता है कि सर सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। अगर सोडियम इसके अंदर है तो सोडियम के जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सोडियम के जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे क्लॉट्स बन सकते हैं सोडियम के। भैया नमक है, जम सकता है, तो हम कह सकते हैं कि सर उसके अंदर क्या होता है? सोडियम ज्यादा होता है। इस कारण से हमें क्या करना है? इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना होता है, और क्लॉट बन जाएंगे तो वहां से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसका। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हमने सबसे पहले तो क्या रखना है? अगर आपको आंसर में दे रखा है डिस्टिल वाटर, तो आपको डिस्टिल वाटर पे ही क्लिक करना है। नंबर दूसरा, अगर आपको क्लिक करना है तो आप नॉर्मल सलाइन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको डिस्टिल वाटर नहीं दे रखा है तो आप नॉर्मल सलाइन को गेस्ट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? इस क्वेश्चन का कौन आंसर देगा कि वह व्हाट इज द करेक्ट स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन? डाइंग पर्सन की क्या करेक्ट स्टेज होने वाली है? डाइंग पर्सन की क्या करेक्ट स्टेज होने वाली है? कि सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कहाँ हो? आप कहाँ एडमिट, आप एम्स के अंदर काम कर रहे हो। सपोज दैट आप एम्स के अंदर काम कर रहे हो, आईसीयू के अंदर, और किसी पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो गई। तो आपने उसके घर वालों को बताया, आपने उसके घर वालों को बताया बाहर जाके कि आपका पेशेंट इज गॉन, आपका पेशेंट अब नहीं रहा। तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया आपको शो करेगा? कौन कौन सी चीजें आपको शो करेगा? देखो, इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक है, डी ए बी डी ए, डाबडा।
या आपने बहुत बार सुना होगा डापडा, कि सर डापडा को आपको याद रखना है, लेकिन डापडा को किस तरीके से याद रखना है उस बारे में हम बात करते हैं। डापडा तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, हर आंसर के अंदर देखने को मिलेगा। आप चाहे देख के देख लो कि डापडा कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। डापडा कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है कि सर डापडा तो ये सर इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ए आ गया इसके अंदर। सर इसके अंदर भी नहीं मिल रहा है। सर इसके अंदर मिल रहा है, डी ए बी डी ए इसके अंदर भी मिल रहा है। अब दोनों में से आंसर क्या करेक्ट करोगे आप? देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि डावडा की जो फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले आपने तो आपको क्या करना है कि आपको एक इमेजिनरी थिंग बनानी है। अपने अपने आप में आप एक काम कर रहे हो आईसीयू के अंदर, आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, एक पेशेंट की डेथ हो गई है, कोई नॉन था उनका या फिर कोई करीबी व्यक्ति था। आपने पेशेंट को बाहर जाके बताया कि आपका पेशेंट अब नहीं रहा, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा कि भैया डिनायल करने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात वो गुस्सा करेगा, तुम ही पागल हो, तुम कुछ भी बके जा रहे हो मेरे पेशेंट के बारे में, मेरे उसके बारे में। वो क्या काम करेगा, दूसरी बार गुस्सा करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात वो बार्गेन करेगा आपसे कि सही सी बताओ ना, सही सी बताओ ना, क्या हुआ है, सही सी बताओ ना। ठीक है, बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में जाने के बाद वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को कि हाँ अब वो नहीं रहा, कि हाँ अब वो नहीं रहा। तो इसको कहते हैं डाबडा। ये स्टेज होती है डाइंग पर्सन की। इसको इसी सीक्वेंस से याद करना है बच्चों, इसको इसी सीक्वेंस से याद करना है। जिसका भी तीसरा आंसर दिया, जिसने भी थर्ड आंसर दिया, उसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले तो वो क्या करेगा भैया कि नहीं नहीं मेरा पेशेंट ऐसे नहीं हो सकता, नहीं 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 मर सकता वो, ठीक है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको एंगर दिखाएगा, तुम पागल हो, तुमने कुछ भी बक दिया मेरे पेशेंट के बारे में। उसके बाद वो क्या करेगा, बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगा कि सही सही बताओ ना क्या हुआ है। ठीक है, तीसरी बात वो, चौथी बात वो कौन सी करेगा, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा कि अब वो नहीं रहा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एमपीसीयूची की बात करें तो एमपीसीयूची के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था। अब मैं आपसे बात करता हूं, इन फॉलोइंग विच बोन इज जनरली, विच बोन इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन, कि कौन सी बोन का यूज किया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। सबसे पहली बात तो बोन मैरो एस्पिरेशन क्या होता है, कि सर बोन मैरो, सर बोन मैरो क्या होती है, पहले तो ये बताओ कि सर बोन मैरो क्या होती है। देखो बोन मैरो का नाम से पता लग रहा है कि बीच में, हड्डियों के बीच में एक क्या होती है, हड्डियों के बीच में एक प्रेजेंट होती है, एक लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो, उसको कहते हैं बोन मैरो। ये क्या काम करता है सर, बोन मैरो क्या काम करती है, कि भैया बोन मैरो क्या करती है, हेमेटोपोइसिस का निर्माण करती है। हेमेटो पोइसिस का क्या करती है, हेमेटोपोइसिस का काम करती है। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है कि सर आरबीसी प्रोडक्शन का काम कौन करता है, कि सर आरबीसी को बनाने का कौन काम करता है। तो आपको बताना है कि सर बोन मैरो करती है, कि सर कौन सी बोन करती है, कि क्या करती है सर, हेमेटोपोइसिस का निर्माण कौन करती है, आरबीसी प्रोडक्शन का काम करती है कौन, बोन मैरो। आगे मेरी बात समझ में? अगर बोन मैरो का सैंपल आपको लेना है तो किस केस में आप बोन मैरो का सैंपल लेते हो। ये कह रहा है ना कि बोन मैरो एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है सैंपल लेना, वहां से फ्लूइड को निकाल लेना। क्या कहलाती है, एस्पिरेशन कहलाता है। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर बोन मैरो का सैंपल किस केस में लिया जाता है, कि क्या सस्पेक्ट हो सकता है, कि सर ब्लड कैंसर क्या हो सकता है, सस्पेक्ट हो सकता है। ब्लड कैंसर की उपस्थिति में, सस्पेक्ट अगर है ब्लड कैंसर आपको देखने को मिल रहा है पेशेंट की बॉडी में, तो आप बोन मैरो बायोप्सी करवा सकते हो। बोन मैरो से फ्लूइड निकालना है और उसको बायोप्सी के लिए भेजना है। ठीक है बच्चों, और बायोप्सी की जो रिपोर्ट होती है वो लगभग 3 दिन में आती है। वो कितने दिन में आती है बच्चों, 3 दिन में आ जाती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेस्ट साइट कौन सी होती है, या फिर हम बात करें कि बेस्ट प्रेफर्ड साइट कौन सी होती है, जनरली किस बोन का यूज करते हैं, तो आपको बता देना है जो हमारी इलियक क्रस्ट होती है वो सबसे अच्छी बोन होती है। किसके लिए, हमारे एस्पिरेशन के लिए, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए हमारी इलियक क्रस्ट को हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों?
बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है कि बोन मैरो क्या होती है। सर बोन मैरो हेमेटोपोइसिस का काम करती है, जिसका मतलब होता है आरबीसी को बनाना। तो आरबीसी बनाने का कौन काम करता है? बोन मैरो करती है। अगर सर हमें ब्लड कैंसर की डिटेक्शन हमें देखनी है, तो हमें बोन मैरो की बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो बोन मैरो से हम क्या निकालते हैं? सैंपल निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं लैब के अंदर, और हम पता लगा सकते हैं वहां से कि इसको कैंसर है या नहीं है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन द टेम्परेचर इज असिस्ट बाय द फर्स्ट बाय द एक्जिला, आपने क्या किया है कि एक बार एक्जिला से नापा है एंड देन रेक्टम से नापा है, एंड बोथ द कंडीशन डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर विल बी, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होने वाला है, कितना टेम्परेचर होने वाला है दोनों के टेम्परेचर के बीच में। देखो आपने क्या किया कि सबसे पहले एक्जिला से नापा और फिर रेक्टम से नापा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपने एक्जिला से नापा और कितना आपको देखने को मिला कि सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको आंसर आया, ठीक है। और रेक्टम से नापा आपने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको आंसर देखने को मिला। लेकिन ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। ये तो आपने थर्मामीटर से नाप के और रीडिंग जो अपनी आई है उसको आपने लिखा है। सर ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। कि सर करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर को नापते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, +1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करते हैं नहीं करते बच्चों? किसी किसी को नहीं पता तो आज काम की बात जान लीजिए। तो इसके अंदर कितना आएगा? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी भी डॉक्टर पूछता है कितना टेम्परेचर है, तो आपको एक्जिला से नाप के उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ए फॉर एक्जिला, ए फॉर एड, ए फॉर एक्जिला, ए फॉर एड, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर रेक्टम की मैं बात करता हूं, तो रेक्टम से आपने टेम्परेचर लिया और रेक्टम से टेम्परेचर लेके आप कभी भी क्या करते हो, उसके अंदर 1 डिग्री माइनस क्या करते हो, फ़ारेनहाइट को माइनस कर देते हो। जब माइनस करोगे तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ये हमारे जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ये जो है हमारे वो क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। अब करेक्ट आंसर के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोनों के अंदर कितना डिफरेंस हो रहा है? क्या 2 हो रहा है या 1 हो रहा है? भैया 97.6 से 99.6 में तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क आ रहा है सर। कि सर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क आ रहा है। तो क्या आंसर होने वाला है बच्चों? कि सर 2 डिग्री आंसर जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 2 डिग्री आंसर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एडिमा, पेन एंड कूलनेस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एडिमा, पेन एंड कूलनेस एट द साइट सजेस्ट कर रही है आपको विच, क्या कर रही है साइट सजेस्ट कि भैया वहां पे एडिमा देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है, कूलनेस देखने को मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आईवी थेरेपी का? क्या एयर एम्बोलिज्म हो सकता है? क्या इम्प्लिमेंटेशन हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है? सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा किसी का हाथ है, ठीक है। ये हमारा चलो हैंड बना दिया मैंने। ये हमारा किसी पेशेंट का हाथ है, ठीक है। और ये हमारी क्या जा रही है भैया, वेन जा रही है, ये हमारी वेन है। आपने क्या किया, कि कोई कैनुला आपने लगाया, आपने यहाँ से कोई कैनुला लगाया वेन के अंदर, और वो कैनुला थोड़ा-सा आउट हो गया, थोड़ा-सा वेन से बाहर निकल गया। अब जब वेन से बाहर निकल जाएगा, तो जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होगा वो भी क्या निकलेगा बच्चों, इससे आने वाला वो भी बाहर निकलेगा। अब भैया बाहर निकलेगा तो ये एडिमा तो ऑटोमेटिक ही शो करेगा, कि सर एडिमा तो ऑटोमेटिक ही शो करेगा, कि सर एडिमा तो देखने को ही मिलेगा। सर एडिमा तो हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ पेन। जब एडिमा देखने को मिलता है ना, तो उसके साथ पेन भी आता है। कि भैया जब भी कोई अबनॉर्मलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो पेन के अंदर रिवील होती है। तो पेन आपको देखने को मिला, ठीक है। अब ये कूलनेस क्यों देखने को मिलेगी? जो हम भैया फ्लूइड दे रहे हैं, जो हम पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं, वो कैसा है?
वो कैसा है? वो तो भाई रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन बॉडी का जो तापमान है वो तो गर्म है। बॉडी का जो ब्लड है, बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो तो गर्म ही होता है, वो तो गर्म होगा इसकी तुलना में। तो अब मैं आपसे बात करूं, जब यहाँ पे आपको फ्लूइड यहाँ पे लीकेज देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको कूलनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। कूलनेस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाती है, और इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसको कहते हैं बच्चों इनफिल्ट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? इनफ्लेट्रेशन का जो कार्डिनल साइन है, जो कार्डिनल साइन है वो क्या है बच्चों? कूलनेस। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है इस बात को कि कार्डिनल साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज द कूलनेस। आपको कहीं भी कूलनेस देखने को मिले, आपको इनफिल्ट्रेशन पे जाना है। आंख बंद करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो यहाँ पे, है ना? और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि सर फ्लेवाइटिस फ्लेवाइटिस का कार्डिनल साइन क्या हो सकता है, कि सर फ्लेवाइटिस का कार्डिनल साइन होता है, कार्डिनल जो साइन होता है इसका क्या होता है बच्चों? वार्मनेस। क्या होती है? वार्मनेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एडिमा प्लस पेन तो देखने को मिलेगा, और रेडनेस भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? वार्मनेस आपको देखने को मिलेगी। जब भी वार्मनेस आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना है? फ्लेवाइटिस की तरफ जाना है, और कूलनेस देखने को मिले तो इन्फिल्ट्रेशन की तरफ जाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर एयर एम्बोलिज्म, कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने अपने आईवी सेट को फ्लश नहीं किया, अपने आईवी आईवी सेट को, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपने अपने आईवी सेट को क्या नहीं किया बच्चों? फ्लश नहीं किया, तो उसकी कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है आपको? क्या देखने को मिल सकता है? कि सर एयर एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, और वो एयर एम्बोलिज्म हमारे हार्ट तक पहुंच सकता है, और हार्ट को ब्लॉक करने की काम भी कर सकता है। तो कभी भी हमें, जब भी आईवी सेट लगाते हैं, जब भी ड्रिप लगाते हैं, किसी भी पोर्ट से हम लगाते हैं, तो उसको हम फ्लश जरूर कर लें। आगे मेरी बात सुन। सर इन्फेक्शन क्या हो सकता है? इन्फेक्शन कैसे होगा? कि सर इन्फेक्शन, अगर आपने अनस्टेराइल तरीके से प्रोसीजर को किया है, आपने अगर कैनुला लगाया है लेकिन आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, आपने वहां से साइट को क्लीन नहीं किया है, उस कंडीशन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। सर सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या होता है? कि सर आपने बहुत ज्यादा फ्लूइड दे दिया है पेशेंट को, और फास्ट जा रहा है। जो आपका फ्लूइड है वो एकदम क्वांटिटी में जा रहा है, फास्ट जा रहा है, बुलस जा रहा है। उस कंडीशन के अंदर सर्कुलेटरी जब ओवरलोड होता है, तो पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ट्रैकीकार्डिया, टैकिप्निया देखने को मिलता है। उसकी सांस बहुत तेज चलने लगती है। उसको टैकीकार्डिया किसको कहते हैं? जब हार्ट बीट 100 से ऊपर देखने को मिलती है, उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। समझ में आ रही है बच्चों? और ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं? कि सर 60 से कम देखने को मिलता है, उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। आ गई बात समझ में? तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है? इसके अंदर जो नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर हमें क्या करना होता है? स्लो कर देना है फ्लूइड को। क्या कर देना है? स्लो कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे? तो एनीमा that cause the expulsion of gases, एनीमा that cause the expulsion of gases, गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एक्सपल्शन करवा रहा है। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकालना। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकालना, कि गैस को वहां से निकालना। ऐसा कौन सा एनिमा यूज करते हैं कि उसको वहां से निकाला जा सके? ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन बताया हुआ है, आपको बताएंगे फटाफट से। कि सर एस्ट्रिंजेंट एनीमा यूज करते हैं क्या, कार्मेटिव एनीमा यूज करते हैं क्या, ऑयल एनीमा करते हैं क्या, आइस एनीमा करते हैं? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, आइस एनीमा का यूज जो करते हैं हम, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। आगे बात समझ में। ऑयल एनीमा का यूज जो करते हैं टू सॉफ्टन द स्टूल, सॉफ्टन द स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं वो चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं बच्चों। चिल्ड्रन जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? ऑयल एनीमा का यूज किया जाता है। तीसरी की बात करें सर, एस्ट्रिंजेंट एनीमा क्या होता है? सर एस्ट्रिंजेंट एनीमा का यूज किया जाता है ब्लीडिंग के अंदर, कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रखी है, हेमरेसिस हो चुके हैं, हेमोरॉइड्स हो गए हैं, पाइल्स अगर हो गई हैं एनल के रास्ते, तो हम किस एनीमा का यूज करते हैं? एस्ट्रिंजेंट एनीमा का यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए।
आ गई बात समझ में कि सर कार्मिनेटिव एनीमा क्या होता है? सर कार्मिनेटिव एनीमा का दूसरा नाम होता है स्पास्मोटिक। क्या होता है? स्पास्मोटिक एनीमा। और इसका यूज किया जाता है गैसियस डिस्टेंशन के अंदर। क्या करते हैं बच्चों? गैसियस डिस्टेंशन के अंदर हमें क्या करना है? इसका यूज करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्या मेरी बात आपको समझ में आई सभी को? मैंने आपको क्या बताया? इसके अंदर चीज़ों के चारों चीज़ों के आंसर आपको मैंने बताए कि सर एस्ट्रिंजेंट एनीमा का यूज़ हम ब्लीडिंग पर्पस के लिए ही करते हैं। कार्मेटिव एनीमा को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? स्पाज्मोटिक एनीमा भी नाम से जाना जाता है। इसको हम गैस को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, गैसियस डिस्टेंशन से रिलीव करवाने के लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं? कार्मिनेटिव एनीमा का यूज़ किया जाता है। ऑयल एनीमा का यूज़ क्यों करते हैं? कि सर ऑयल एनीमा का जो यूज़ किया जाता है वो सॉफ्ट करने के लिए, स्टूल जो हार्ड हो जाता है, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी दिन से स्टूल नहीं पास करते हैं, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं? ऑयल एनीमा का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ऑयल नाम से ही पता लग रहा है किसी भी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आइस एनीमा का यूज़ किस लिए करते हैं? कि सर आइस एनीमा का यूज़ इसलिए किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर अगर किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एंड यूज इन द डायलेट पीपल्स। पीपल्स को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? आप कभी आई सेंटर गए हो? आपने कभी आई सेंटर देखा है? आप कभी अपनी आंखों को बनवाने गए हो या किसी के साथ गए हो? गए हो या नहीं गए हो? कि सर अब सब ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, मुझे बताया जहाँ तक कि वहां पे जो एक बंदा होता है, एक नर्स होती है, वो क्या काम करती है? आई ड्रॉप डाल देती है आंख में और कहती है कि लगभग 30 मिनट आपको आंखें बंद रखनी है और यहीं पे वेट करना है। वो क्यों ऐसा करते हैं? वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पिपल्स डायलेट हो जाएं, आपकी जो पिपल्स हैं वो डायलेट हो जाएं और क्या काम करें? क्या काम करें? वो अच्छे से विजुलाइजेशन का काम कर सकें, कि अच्छे से आप उनका जांच करवा सकें, अच्छे से जो एग्जामिनर होता है, जो डॉक्टर आपको दिखाने जिस डॉक्टर को आप दिखाने आए हो वो अच्छे से आपको देख सके, माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपकी कर सके। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे किस ड्रग का यूज किया जाता है पिपल्स को डायलेट करने के लिए? देखो, जो केराटोलाइटिक्स होते हैं ये हमारी स्किन के लिए जिम्मेदार होती है, ये हमारी स्किन की क्रीम होती है, उसको कहते हैं केराटोलाइटिक्स। स्कैबीज स्कैबीज साइड्स होते हैं जो कि स्कैबीज के अंदर यूज होती है, जो कि स्कैबीज के अंदर जो एक क्रीम आती है जो कि स्कैबीज को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आती है। मायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी कॉन्ट्रेक्शंस को, पिपिल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों? पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मायोटिक्स होते हैं। और माइडियाट्रिक्स क्या होते हैं भैया? कि ये सर पीपल्स को हमारे डायलेट करने के काम में आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? कि पीपल्स के डायलेशन के लिए हमें माइडियाट्रिक्स का यूज करना होता है और मायोटिक्स का यूज हम किस लिए करते हैं बच्चों? हमारे कॉन्ट्रेक्शंस के लिए करते हैं, हमारी पीपल्स को कॉन्टेक्ट करने के लिए करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चारों क्वेश्चंस का मतलब, चारों ऑप्शंस का मतलब आपको समझ में आया? देखो, मायोटिक्स मायोटिक्स का आपको जितना छोटा नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है। जितना छोटा नाम है उतना बड़ा काम है, कि मायोटिक्स छोटा सा नाम है और कॉन्ट्रेक्शंस पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, सिकोड़ने का काम कर रहा है। पीपल्स को सिकोड़ने का काम कर रहा है, क्या कहला रहा है? मायोटिक्स कहला रहा है। माइडियाट्रिक्स क्या काम कर रहा है? पीपल्स को डायलेट करने का काम कर रहा है। जितना बड़ा नाम है और उतना ही छोटा काम है, डायलेट करने का काम कर रहा है। आगे मेरी बात समझ में? और इसको डालने के बाद 30 मिनट तक आपको क्या रखना है? चेयर पे बैठे रहना है, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएंगे और क्या करोगे? आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और आपके चोट लग सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन इज आल्सो नोन एज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन, स्किन पे एप्लीकेशन करना, स्किन पे अप्लाई करना उस क्रीम को हम कह सकते हैं एप्लीकेशन, अप्लाइड करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंसर्शन कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है, इनक्शन कहलाता है, इंसफलेशन कहलाता है। इंसर्शन का मतलब होता है, मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी चीज को हम कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग, सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग, इसमें क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं कहाँ पे? बॉडी कैविटी के अंदर। आई बात समझ में? जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जो हमारी वेजाइनल पिल्स होती हैं,
आपने सुना होगा कि वजाइना के अंदर एक दवाई रखी जाती है, रखी जाती है, उसको कहते हैं इंसर्शन। किसी भी हमारी बॉडी की कैविटी के अंदर, हमारी बॉडी के पार्ट के अंदर किसी सॉलिड ड्रग को टैबलेट फॉर्म में, जो सॉलिड ड्रग होती है उसको कहते हैं सॉलिड ड्रग। उसको कहाँ रख देना, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर रख देना, क्या कहलाता है? इंसर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इंसर्शन कहलाता है। कि सर इनहेलेशन क्या होता है? कि सर जो इनहेलेशन होता है उसका मतलब होता है कि या तो फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगी, या कि कैसे होगी, वेपर फॉर्म में होगी। इनहेलेशन का मतलब होता है सूंघना, कि आपने वेपर फॉर्म में कोई ड्रग को सूंघा है, इसका मतलब आपने नेजल के लिए लिया है, आपने क्या लिया है? आपने उसको सूंघा है। इनहेलेशन का मतलब कहलाता है सूंघना। तो आपने यहाँ पे भी इसका मतलब नहीं समझ में आया कि सर यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बात सुन में, इसका मतलब तो सूंघना होता है। अगर हम बात करें लिक्विड या वेपर फॉर्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उसको कहते हैं बाय द नेजल, इनहेलेशन के रूप में आती है। सर इनएक्शन का मतलब क्या होता है? कि सर किसी भी चीज को क्या करना, अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाइड करना। हम कह सकते हैं किसी भी जो क्रीम आती हैं उनको क्या करना, अपनी बॉडी पे अप्लाई कर देना, इनएक्शन कहलाता है। क्या ये बात सही है इसके रिगार्डिंग? कि सर इसके रिगार्डिंग ये बात बिल्कुल सही है कि सर किसी भी स्किन पे, हमारी स्किन पे अप्लाई करना किसी भी क्रीम को क्या कहलाता है? इनएक्शन कहलाता है। सर इंसफलेशन क्या होता है? सर इंसफलेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, कि सर पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स आती हैं उनको क्या करना, हमारे बॉडी कैविटीज के अंदर या बॉडी पे क्या करना, उसको लगा लें। जैसे पाउडर लगाते हो ना आप, उसको कहते हैं इंसफलेशन, उसको कहते हैं बच्चों इंसफलेशन। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? इंसफलेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया कि सर इंसफलेशन का मतलब आपको पता लगा क्या होता है? इंसफलेशन का मतलब कि सर पाउडर फॉर्म में किसी भी ड्रग को लगा देना क्या कहलाता है? इंसफलेशन कहलाता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई बच्चों? तो आज की क्लास हमारे लिए यहीं तक होगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। क्लास पसंद आई हो तो एक दूसरे को शेयर करें। जो भी सीएचओ की तैयारी कर रहा है, चाहे एमपी सीएचओ हो, चाहे राजस्थान सीएचओ हो, और नॉट सेट के लिए, नॉट सेट की जो प्री एग्जाम होने वाली है उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।